देखें अब हमारे सामने हमारा जो एग्ज़ाम है वो 4 आवर्स का है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो मई जून की एग्ज़ाम की सिटिंग है ना, इसमें आखिरी दफ़ा ऐसे आपके बेस ऐसे बेस क्वेश्चन होगा। क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद जो अटेम्प्ट आएगी ना, उसमें आपके मिनी केसेस होंगे जो आपने जिसकी तैयारी करनी है। अब चूंकि सही। आपका ये टाइम जो है ये मई जून की तो नहीं बनती, इसलिए कि हमने अभी स्टार्ट किया है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सो जी। यू विल बी सिटिंग फॉर द मई सितंबर अक्टूबर एग्जाम, राइट। सही। अब हमने ये देखना है कि हमने उसके अंदर मिनी केसेस करने हैं, और मिनी केसेस जो है, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा आइडिया आपको हो, तो एफआईए के अंदर आपने जो नॉलेज लेवल के पेपर दिए थे ना, उसमें मिनी केसेस ओटी क्वेश्चंस होते थे, ऑब्जेक्टिव जी जी टाइप जी। क्वेश्चंस। ये उसी तरह के क्वेश्चंस आपके बनाएंगे पेपर में, यानी कि आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा और उसके साथ आपको कुछ एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे। तो पहले ये हो रहा था कि आपका पूरा पेपर ना, यानी कि आपका 4 घंटे का जो पेपर था उसमें 3 आवर्स जो है, वो अभी भी ऐसे ही है बाय द वे, 3 आवर्स में आपने 100 एमसीक्यू सॉल्व करने थे। और फाइनल आवर में वो ऐसे और होता था। और आखिरी 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में आपके पास 2 क्वेश्चंस होते थे, टू ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते थे। हम्म। अब इसको हम ऐसे टाइप इसलिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर ना हमें डेटा दिया जाता था और हम उसकी कैलकुलेशंस करके, जहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती थी, वर्ड डॉक्यूमेंट ही होता था, यानी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उठाएंगे ना, तो उसी जी का जी। टेम्पलेट होता है। और उसके अंदर आपने क्या करना होता है, उसके अंदर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यानी कि वैसे तो एसीसीए में हम एक्सेल यूज करते हैं ना एडवांस लेवल पे, यहाँ जी पे जी। ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा होता है कि हमें एक विंडो दे दी जाती है, उसके अंदर हम ऐसे लिखते भी थे, डिस्क्रिप्शन भी लिखते थे, कैलकुलेशंस भी लिखते थे। सही, वो अब अपने ट्रैक के मुताबिक। हाँ जी, अब होता ये है कि ये जो आपके 100 एमसीक्यूज है ना, होता ही है कि अगर आपने इसमें 50% सही आंसर किए हैं ना, तो फिर ये आपकी सेकंड विंडो ओपन होती है, जो 1 आवर वाली विंडो होती है। अगर आप ये 50% ठीक नहीं करते तो ये नेक्स्ट विंडो ओपन नहीं होती। तो ये तो अच्छा, हमें पता होना मतलब चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं 50% मेरा करेक्ट होता है, करेक्ट होता है तो और फिर, उसके बाद अगर मेरे कोई एसएस में एसएस दोनों या एक ठीक हो जाते हैं, देयर इज स्टिल अ चांस फॉर लाइक हाँ, पासिंग। देयर इज अ चांस बिकॉज you need to score minimum 72% to pass in the exam, तो right? इस हिसाब से फेल होना ज्यादा मुश्किल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, 500 का टोटल स्कोर है, राइट। ओके। 500 के स्कोर में से अगर आप इसको 72% से मल्टीप्लाई करें तो कितने परसेंट बनते हैं, कितने मार्क्स बनते हैं, कितने पॉइंट्स बनते हैं बेसिकली। सो यू विल गेट अराउंड 500 टाइम्स, so 360 पॉइंट्स बनते हैं। 360 पॉइंट्स। So at least you have to score 360 points to get passed in the paper. And same thing is applicable for the part 2 exam as well, right? सही 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 सही। अब होता ये है कि देखें, 50% जो आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आप ठीक आंसर कर देते हैं, उसका मतलब ये नहीं, आपने जो पूछा था ना कि देयर आर चांसेस टू पास बट देयर आर मोर चांसेस दैट इट कैन हैपन दैट यू विल आल्सो फेल द एग्जाम। व्हाई? Because it depends on your performance of the two essay type questions. How you elaborate, how you explain, how you do the calculations. If that is wrong, so the getting the 50% is nothing. So 500 का सही। 50% कितना बनेगा? 250 बनेगा। चले 10-15 पॉइंट आप और डाल लें, तो आप फिर भी कितना, इट्स नॉट गुड इट्स नॉट वर्केबल। तो लिहाजा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको एमसीक्यूज इसके में थ्रेड स्ट्रांग हो। अंदर एमसीक्यूज में भी, यानी कि 3 आवर्स के अंदर भी आपको 100 में से आपके एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस जी। सही हो, और साथ साथ ऐसे भी ठीक हो। अब एक और भी है सीएमए के अंदर कि अगर आपने एमसीक्यूज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन ऐसे में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपकी वो जो डिसिसिव पावर्स हैं या एनालिटिकल स्किल्स हैं, दीज आर नॉट बीइंग टेस्टेड। सो ऐसे बेस क्वेश्चन में होता ये था कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी जो है एक्सप्लेनेशन, आपका एनालिसिस, आपका डिसीजन मेकिंग, वो चेक होता है। जी जी। एमसीक्यूज में वो चीज चेक नहीं होती। एमसीक्यूज में तो आपकी ऑप्शन दे दी है, वो अब ठीक है जी, ये सही है, ये गलत है, लेकिन उसके अंदर आपके आपकी टेस्टिंग होती है। ऐसे में तो ऐसे में आपको अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत होती है। ओके, सही। साथ साथ इन दोनों के अंदर आपको बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत है। तो ये चीज प्रैक्टिस से आपकी होती है। अब खैर ऐसे वाला काम तो हमारा खत्म हो गया, अब तो हमने जी। किस पे काम करना है, मिनी केसेस पे केस काम करना बेस्ड। है। अब हम आते हैं अपने एग्जाम की जो वेटेज है। अब सीएमए ने हमें एग्जाम वेटेज दिया है कि हमारे जो 6 मेन सेक्शंस हैं, पहला सेक्शन है हमारा जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजंस। ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेट करता है। सही।
इसका वेटेज है 15%। अगर मैं ये बात करूं कि अगर हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं, राइट, ये मैं एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे बेस तो कहीं से भी आ सकता है, इसके बारे में आप वो प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि यार ये इस सेक्शन में से आएगा, प्लान बजटिंग में से आएगा या इंटरनल कंट्रोल में से आएगा, कहाँ से वो, यानी कि ये करता है कि एक क्वेश्चन दे देता है, उसके साथ 3-4 पार्ट्स बना देता है। ओके, अब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला एरिया ना 15%, 15%, इट मींस इफ देयर आर 100 टोटल एमसीक्यूज, सो 15% ऑफ दैट विल बी, इट मींस 15 क्वेश्चंस और 15 एमसीक्यूज यू विल गेट फ्रॉम रिपोर्टिंग पार्ट। ठीक है, इस सेक्शन को हम बिल्कुल एंड पे करते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट लाइक वी व्हेन वी आर हैविंग जस्ट लेफ्ट विद द टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनल कंट्रोल्स, सो देन इसको लास्ट पे क्या करते हैं? हाँ, ये थर्ड लास्ट पे आएगा, यानी कि थर्ड इन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक प्लानिंग बजटिंग एंड कंट्रोल है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा आपको नजर है, चूंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बजटिंग के बगैर नहीं होती पूरी, तो ये इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक तो हम बजटिंग की बात करेंगे, ओके, और दूसरी हम बात करेंगे वेरिएंसेस की। अच्छा, ठीक है, ये दो एरियाज को मिक्स करके उसने बना दिया बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ओके, इसके अंदर कुछ आपके पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी आएंगी, स्टैट्स का थोड़ा सा पोर्शन आएगा जो हमने डिस्कस करना है। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, 20% है, ये आपकी जैसे परफॉर्मेंस को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है, केपीआईज क्या होते हैं, इसके अंदर थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिक्स भी आएंगे, इसके अंदर 20% है, यानी कि 20 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे आउट ऑफ 100, 20 आपके बजटिंग से आएंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर द एग्जाम। 15% है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट का, यानी कि हम इसमें कॉस्टिंग की टेक्निक्स सीखेंगे, जैसे कि आपने मार्जिन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, फिर इसके बाद इसके अंदर मटेरियल कॉस्ट है, कॉस्ट की टाइप्स हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस विल बी आवर first thing that we start with today. Second is that we will move on to the planning and budgeting. Then we'll go to the performance management. ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेज पे हम करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके बाद फिफ्थ स्टेज पे करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स, जिसको हम ऑडिट का एरिया भी बोलते हैं। अब ये ऑडिट का एरिया, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे, रेगुलेशंस की बात करेंगे, और डेटा एनालिटिक्स की हम बात करेंगे, बिग डाटा क्या होता है, टेक्नोलॉजी वगैरह, हाँ जी, इसके अंदर हम बात करेंगे 6th लेवल पे, दैट इज द लास्ट वन इज द टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। अब हमारा ज्यादा जो टाइम लगता है, ऑब्वियसली इसकी अगर आप परसेंटेजेस की बात करें, जैसे हमारा टाइम कॉस्ट मैनेजमेंट पे ज्यादा लगता है, फिर उसके बाद हमारा ये जो यहाँ पे आप फील करेंगे कि वी गो स्लोली, लाइक द फर्स्ट वी जो मैंने लिस्ट डाउन की है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इस पे हम थोड़ा स्लो चल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट है, साथ प्लानिंग बजटिंग है, और अगर आप इसके अंदर अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो आपके लिए बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज का आपने खास ख्याल करना है। पार्ट 2 की अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 इज नॉट आवर डिस्कशन, पार्ट 1 ये फोकस है, पार्ट 2 में हमारा दूसरा एग्जाम है सर। हाँ जी, ठीक। अच्छा, अब ये आपको डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, कौन कौन से एरियाज हैं, कैसे टेस्ट होंगे, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने लिखी हुई है कि हमारे कुछ लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है बेसिकली नॉलेज के अंदर, सीएमए के एक लेवल हमारा होता है जिसको बोलते हैं, यानी कि लेवल ए, एक लेवल है लेवल 2, लेवल 3, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी। ये बेसिकली आपका लेवल ए की अगर हम बात करें तो वो कहता है इट टेस्ट द एबिलिटी टू मेमोराइज द मटेरियल, यानी कि आपका नॉलेज की टेस्टिंग है। ओके, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एबीसी में क्या फर्क है, ठीक है। कुछ आपका जो नॉलेज है कॉम्प्रिहेंशन का है, कि आप जो मेमोराइज मटेरियल है उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज अ कॉम्प्रिहेंशन। एप्लीकेशन जो है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। एप्लीकेशन में ये होता है कि आपने अपने नॉलेज को अप्लाई करना है एक स्पेसिफिक सिचुएशन में। अब ये जो लेवल बी है और लेवल सी है ना, ये आपको टेस्ट करेगा सेक्शन बी के अंदर, ये टेस्ट करता है सेक्शन बी के अंदर, आपका एप्लीकेशन चेक कर रहा होता है, आपका एनालिसिस चेक कर रहा होता है। जैसे मैं आपको बता नहीं रहा था शुरू में कि यार आपको
आपकी एप्लीकेशन, आपके आपकी कैसे स्किल्स हैं, वो बेसिकली ऐसे वेब पेज पे ऐसे जो बेस क्वेश्चन में आपकी एप्लीकेशन एनालिसिस को चेक कर रहा होता है। ये उस पार्ट की बात कर रहे हैं। हाँ जी। फिर एक है सिंथेसिस, लेवल सी है, ये उससे एडवांस है। वो कहते हैं टेस्ट द एबिलिटी टू रिलेट आइडियाज एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। लाइक कि आपके सामने कोई आइडिया आता है और आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे आप अपने रिजल्ट्स देखते हैं, तो दैट इज सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन। ठीक है, तो हमारे सामने कुछ एरियाज में लेवल ए की टेस्टिंग होती है, कुछ एरियाज में लेवल बी की होती है और कुछ में लेवल सी की टेस्टिंग होती है। आपको तीनों लेवल पे वो टेस्ट कर सकता है। गॉट इट? उसके बाद अगर हम आए, क्या कहते हैं, आगे जो डिटेल्स कुछ उसने आपको दी होगी, स्टडी आवर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीएमए एवरेजली ये कहता है कि यू नीड फॉर द पार्ट 1 170 आवर्स। अब ये 170 आवर्स क्यों है? ये इसलिए है, रिकमेंडेड आवर्स ऑफ स्टडीइंग है, वो इसलिए है कि आपको जो है यहाँ पे सिलेबस पार्ट 1 का पार्ट 2 से ज्यादा है। पार्ट 1 के अंदर आपके 20 स्टडी यूनिट्स हैं, ठीक है, और पार्ट 2 में 15-16 है ग्लाइम के लिहाज से। ग्लाइम ने इसको इसमें कैटेगराइज किया हुआ पूरे सिलेबस को। इन अदर वर्ड्स, लाइक आपको तकरीबन 10 to 13 वीक्स आपके पास हो। 13 वीक्स का मतलब क्या बनता है कि अगर हमारे पास 3 मंथ्स यानी कि 3 से ऊपर महीने होने चाहिए जो आपको यानी कि तैयारी के लिए चाहिए, रीडिंग के लिए चाहिए, स्टडिंग के लिए चाहिए। प्रैक्टिस की हम इसमें बात नहीं कर रहे, डिफरेंट बात है। we are not talking about the practice, we are talking about the understanding basically. At least you need सिंपली इनको से रीड करके समझने की बात हो रही है। अगर हम इसको डिवाइड कर लें, 170 को डिवाइड बाय 2 करें तो कितना बनता है? इट मेक्स कितना बनता है? 170 over 2 This is 85। ठीक है ना, 85। ठीक। अब 85 आवर्स जो है, यानी कि हमारा जो कोर्स मटेरियल है, तकरीबन आप ये कह रहे हैं कि हम जो एवरेजली जा रहे होंगे ना, वो 70 आवर्स पे जा रहे होंगे। जो हमारी डिस्कशन वाली बात है, यानी कि हमें क्लासेस के हवाले से 70 आवर्स चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा हो तो हम वही काम 60 आवर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन 70 आवर्स में मैं ये बात कर रहा हूँ कि 70 आवर्स एटलीस्ट वी नीड टू हैव अ डिस्कशन इन द क्लास to understand the content and also do the practice, but we are not going to do lot of questions. So I will divide some questions with you. I will say like 50% I will solve and 50% you will solve it. ठीक है? तो इस तरीके से ये काम करेगा। Got it? तो हमारे पास इतने कम से कम आवर्स चाहिए। पार्ट 2 में कम आवर्स हैं, लेकिन पार्ट 2 का जो सिलेबस है थोड़ा, लेकिन है थोड़ा सा टेक्निकल एज कंपैरिजन विद द पार्ट 1। तो इस चीज का आपको ख्याल करना है। ओके? और दूसरा नंबर पे उसकी टेस्टिंग जरा थोड़ी सी टेक्निकल इसलिए भी करता है कि उसने आपको सर्टिफाइड करना होता है। दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ बेसिकली योर क्वालिफिकेशन। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आपका पेपर का जो फॉर्मेट है, आपने इसको बैकर पे भी ट्राई किया होगा, बैकर का भी देखा होगा। ये एग्जैक्ट स्क्रीन है आपकी पेपर की। इसको मैं थोड़ा पेपर में भी इस तरह नजर आता है, सेम टू सेम पेपर आपका इसी तरह होता है। ठीक है? ओके। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इसलिए कि you are getting familiar with the exam. And by the way, when you get into the paper, so they give you around 15 minutes to have the like a sample test. Like you know, you can आपके सामने 5 क्वेश्चन ना वो सैंपल खोल देता है कि जी आप पहले एग्जाम, रियल एग्जाम से पहले आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, और प्रोमेट्रिक वाले आपको इस पेपर के वाले से गाइड कर रहे होते हैं कि जी आप ये देखें ना, ये 5-6 क्वेश्चंस हैं, आप इसको ट्राई करके देखें कि आपने इसके साथ नेविगेट कैसे करना है। जैसे आप एसीसीए में आपके सामने स्क्रीन ओपन होती है और टीचर्स इसी तरह हमें प्रोमेट्रिक वाले टाइम दे रहे होते हैं। बाय द वे आईएमए की वेबसाइट के ऊपर भी अगर आप जाएंगे ना, तो वहां पे भी आपको ये इन्होंने सैंपल पेपर दिया हुआ है। ओके, आप वहां पे जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसने आपको हाईलाइट किया हुआ है 5-6 चीज़ों को, बल्कि ज़्यादा चीज़ों को जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक तो ये है कि आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 ओपन हुआ है, ठीक है, और आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी मिल जाता है।
अच्छा जी, अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर आपको कैलकुलेटर, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टेबल्स, प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक हो। और दिस कैन बी द लेंथ ऑफ द एग्जाम इन द क्वेश्चन, लाइक यू कैन हैव दिस मिनी सिनेरियो क्वेश्चन, ठीक है, ओके। जिसके अंदर आपकी 4-5 लाइंस का क्वेश्चन हो सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखें जो सारे 100 क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे, पूरे 100 क्वेश्चंस उसने शो नहीं किए हुए, लेकिन आपकी 100 तक वो इस जा तरह रहे कंटिन्यू हैं, होते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको अगर नेविगेशन के हिसाब से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन मार्क को करेंगे प्रेस। फिर आप देखो सेटिंग करनी है, कलर वगैरह चेंज करना है इसका स्क्रीन का, तो यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। ये फ्लैग का साइन है। फ्लैग का साइन है कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही और आप कहते हो कि आई विल रिव्यू इट लेटर ऑन, सो यू विल पुट द फ्लैग ऑन, जैसे एसीसी के पेपर में होता है। इसी तरह आपका यहाँ पे आपको टाइम नजर आ रहा है ऊपर चलता हुआ, सेम ऐसे ही है। फिर आपकी यहाँ पे प्रोग्रेस बता रहा होता है कि आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, लाइक हाउ मेनी यू हैव मतलब अटेम्प्टेड। इट इज नॉट कितने मार्क किए हैं। ये मार्क नहीं कर रहा, ये बेसिकली बता रहा है कि आपने कितने कर लिए हैं, ओके। और ये मतलब पार्ट 1 है, ये ठीक पार्ट कर 1 ली है। है, मतलब अटेम्प्ट किए। नहीं, अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक करने का हाँ तो आपको हाँ बाद में हाँ, पता ठीक है। चलेगा। अगर ऐसा होता काफी अच्छा होता। ठीक है। उसके बाद ये फिनिश है। फिनिश का बटन तब आप प्रेस करेंगे जब व्हेन यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम द एग्जाम, राइट। सो सही। उसके बाद नेक्स्ट करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए आप दबाएंगे, वापस जाने के लिए बैक का बटन दबाएंगे। दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम, ठीक है। तो ठीक है। आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू नेविगेट इट बिफोर यू गो फॉर द फाइनल एग्जाम। सही। तो ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, अब जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, एक और भी चीज है कि आपका जो है ना ये ग्रीन से ना ये डार्क हो जाएगा, ठीक है, ब्लैकिश फॉर्म में आ जाएगा कि आपने ये सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। अच्छा। जैसे ये ऊपर हम जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए, अगर लेट्स सपोज आपने क्वेश्चन 1 कर दिया ना, ये ग्रेश हो जाएगा, क्वेश्चन 1 ग्रे हो जाएगा अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया। फिर क्वेश्चन 2 ग्रीन है ना, यहाँ पे ये ग्रे हो जाएगा, इसका कलर फिर ग्रे हो जाएगा। ये सारे अच्छा, ग्रे मतलब होते उसके बाद जाएंगे, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ग्रे हो जाएगा। ग्रे हो जाएगा, कलर चेंज हो और जाएगा। आप चेंज नहीं कर सकते उस चीज को। हाँ, नहीं चेंज कर सकते हैं, रिव्यू करके आप चेंज कर लें उसको, आप वापस अच्छा। जाके उसको दोबारा से चेंज कर लें, ठीक है। मसला नहीं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ऐसे राइट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा ये कंटेंट नहीं है। अब जी ठीक है। हमारे लिए जो एग्जाम टिप्स और टेक्निक्स है उसकी थोड़ी सी हम बात करते हैं कि नेविगेशन की। तो अच्छा, ये ऐसे टाइप का इस तरह आपको नजर आता है, देखें ये ऐसे टाइप इस तरह का नजर आता था। अब चूंकि हम इसकी बात नहीं करेंगे, देखिए ये छोटा सा ना आपका वर्ड का टेम्पलेट दिया हुआ है आपको, जिसके अंदर आपको लिमिटेड ऑप्शंस दी होती हैं, बोल्ड है, इटैलिक है। और ये रियल एग्जाम में क्वेश्चन आया था। रियल एग्जाम है नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आपको वो दिखा रहा है कि यार इस तरह का फॉर्मेट होता है इसका। अच्छा। ये ऊपर जो हम बात कर रहे थे वो एमसीक्यूज की थी, ये जो बात कर रहे हैं ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस की है, ओके। और ऐसे टाइप का अलग सा टाइम चलता है, यानी कि आपने वो 3 घंटे पूरे कर लिए तो अब इसका 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास, ओके। और इसके अंदर वो 3 क्वेश्चंस बना देता है, 1 2 3, यानी कि आपके जो 1 आवर में आपने सॉल्व करने हैं वो 3 होते हैं। अब जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इसने ना पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो इस तरीके से वो पूछ रहा है। एक पार्ट आपका थ्योरी का हो सकता है, दूसरा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का हो सकता है, तीसरा। अच्छा, एक और भी बात है, यहाँ पे आपका वो पीडीएफ फॉर्मेट में ना सिनेरियो ओपन हो जाएगा। सिनेरियो, ये जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास पूरा क्वेश्चन की लेंथ ओपन हो जाएगी लेफ्ट साइड पे, यानी कि इस साइड पे सही। और राइट साइड पे आपका ये आ जाएगा जिसपे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ओके। साइड बाय साइड आप देख सकते हैं। तो ये चीज है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, जो उसने बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स की बात की हुई है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये देखिए, टाइम एलोकेशन भी दी हुई है आपके सामने। टाइम एलोकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम वन बाय वन बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। ठीक हो गया। चूंकि हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं और हमारे पास जो क्या कहते हैं 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1.5 मिनट्स चाहिए। 1.5 इंटू 100 करें तो कितना होता है, 150 मिनट्स हो गए। टोटल हमारे पास कितने मिनट्स हैं, 3 आवर्स है ना। 3 आवर्स। 3 आवर्स इंटू 60 करें तो 180 मिनट्स बनते हैं, राइट। एग्रीड।
180 आवर्स 180 मिनट्स है। मिनट्स। अब 180 मिनट्स के अंदर उसने आपको एलोकेट कैसे किया हुआ है कि वी नीड टू हैव मिनिमम 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो अगर हम 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 1.5 के हिसाब से हमें कितना टाइम लगना चाहिए? 150 मिनट्स। ठीक है। उसके बाद 15 मिनट्स हमें अपने अनआंसर्ड क्वेश्चंस को रिव्यू करने के लिए चाहिए होते हैं। यानी कि हमने अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई गलती की है तो वी नीड टू करेक्ट इट। ओके, सो एटलीस्ट दिस टाइम वी नीड टू एलोकेट इट। लेकिन एक चीज का ख्याल करना है कि कई दफा हम अपने क्वेश्चंस को सही आंसर कर रहे होते हैं लेकिन रिव्यू करते हुए हम गलती कर रहे होते हैं। तो उससे आपने बचना है कि बार बार आंसर्स को रिव्यू करके आपने करेक्ट करने की कोशिश नहीं करना है। ओके, फिर आपको थोड़ा सा टाइम ये भी चाहिए होता है जब आपने एक थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेना होता है। वंस यू फिनिश द एग्जाम 3 आवर्स इट्स गोना बी क्वाइट हेक्टिक बाय द वे। और एक चीज याद रखनी है जो रियल एग्जाम में होता है, जो आपके लिए एक चीज होती है कि आप जब वंस प्रोमेट्रिक में एंटर हो गए हैं ना तो वो आपको बाहर नहीं निकलने देते हैं। यानी कि आप एग्जाम सेंटर से नहीं जा सकते। हाँ, एग्जाम से बाहर जा सकते हो टॉयलेट के लिए या पानी पीने के लिए। ठीक है, पानी आप पी सकते हैं, पानी अपने साथ लेके जा सकते हैं, पानी की बोतल, लेकिन दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट बोतल। ठीक है, जब आप प्रोमेट्रिक में जाएंगे आपके सबसे पहले वो आईडी चेक करते हैं। आईडी चेक करने के बाद आपका मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ कि आप इससे अवेयर हो जाएं। हाँ ठीक है, श्योर। ठीक है, सबसे पहला काम ये होता है व्हेन यू एंटर इनटू द एग्जाम सेंटर, सो ऑन द फर्स्ट काउंटर दे विल चेक योर आईडी, दे विल चेक योर अटेंडेंस। ठीक है, उसके बाद आपको वो एक लॉकर की ना चाबी दे देंगे। वो कहेंगे जी आपके पास जो भी बिलोंगिंग्स हैं दैट यू शुड पुट इन दैट लॉकर। ठीक है, ठीक है। मोबाइल आपको साइलेंट पे करना पड़ता है। आपके जितने भी सिवाय आपके आईडी कार्ड, आपका जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास अगर कैलकुलेटर है वो उसका कवर अलाउड नहीं होता है। बैक कवर, सिर्फ फ्रंट कवर जो आपके मेन कैलकुलेटर है उसके साथ आप सिर्फ जो है अपना खाना पीना लेके जा सकते हैं। लेकिन आप सेंटर के अंदर खाना पीना नहीं लेके जा सकते। आप सेंटर से बाहर चीजों को रखेंगे, यानी कि लॉकर में खाना पीना नहीं रखेंगे। आप वहां पे उन्होंने एक किचन टाइप ना काउंटर बनाया होता है जहाँ पे लोग अपना खाना वगैरह लेकर आए होते हैं, स्नैक्स वगैरह लेकर आते हैं। वहां पे जाके आप अपने स्नैक्स रख देंगे। जब आप स्नैक्स रख देंगे फिर आप वेटिंग एरिया में बैठेंगे। फिर वेटिंग एरिया के बाद आपको जो है वो कॉल आएगी, आपको अंदर बुलाएंगे एग्जाम सेंटर की, यानी कि जहाँ पे सिस्टम्स वगैरह लगे होते हैं। वहाँ पे आपकी फिर वो पूरी अटेंडेंस चेक करेंगे, आपसे साइन लेंगे, आपकी चेकिंग करेंगे, आपकी कॉलर्स को चेक करेंगे, आपके जो है वो पॉकेट्स को चेक करेंगे। फिर आपको वो दे देंगे पेंसिल्स, 2 पेंसिल्स दे देंगे और एक रफ शीट दे देंगे। ठीक है, आपके कैलकुलेटर को चेक करेंगे। फिर आपको कहेंगे कि जी अब आप अपने एग्जाम में एंटर हो सकते हैं। एग्जाम के जो जहाँ सिस्टम्स लगे होते हैं, जहाँ वहाँ पे जब आप एंटर हो गए हैं देन आपको 15 मिनट एग्जाम से, फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 2 बजे और आप 2:45 बजे वहाँ पे अंदर एंटर हो चुके हैं, तो आपको 15 मिनट मिल जाएंगे फैमिलियर होने के लिए। ठीक है ना, इंटरफेस। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब 150 मिनट्स तो हमने पहले देख लिए। 150 मिनट्स में हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। आखिरी 15 मिनट में हमें कहीं पे जो डाउट से हमने रिव्यू कर ली है। ठीक है, अब आपके पास कितना टाइम बचा? टोटल टाइम कितना लगे? 165 मिनट्स। अब आपको थोड़ा सा ना ब्रेक चाहिए होता है मेंटली, 15 minutes to just relax. Why? Because you are having another window for 1 hour and it's not going to be same taste of the like 100 questions, right? So you are going to solve the long questions. सही। ये थोड़ा सा होता ही है कि इंसान थक जाता है 3 घंटे इकट्ठे एक जगह पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। और जब आपको आखिरी घंटा गुजारना होता है तो वो मुश्किल लग रहा होता है, उसमें आप स्लो डाउन हो जाते हो। ये द पॉइंट। ये ऐसी है कि आप जैसे यहाँ से लाहौर से दुबई गए हैं एंड यू हैव कनेक्टिंग फ्लाइट। अगर आपके साथ ही कनेक्शन होगा तो क्या होगा? आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। या आपको फिर क्या करना पड़ता है? आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हो, थोड़ा सा रेस्ट करते हो। अगर आपका कोई बीच में ट्रांजिट टाइम ज्यादा है तो देन यू टेक like you get on board with the other flight. ठीक है, and after waiting that, so कहने का मतलब है कि you need to have 15 minutes to get relaxed, okay, or to gain the energy to solve the last 1 hour question.
So this is little bit challenging. Why? Because we are not used to that one. कि जो आपने पहले 3 घंटे और आखिरी 1 घंटा किया है, ओके, तो ये चीज जरा आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है। अब आपने अब उस 1 घंटे को 60 मिनट को कैसे इस्तेमाल करना है, वो यहाँ पे वाकई बात हो रही है कि आप कितना कितना मिनट्स देंगे हर क्वेश्चन को और कितना टाइम आपको एलोकेट करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि वन आवर जो है ना अगर आपका तब यूज होगा जब आपने 50% ऊपर सही किया होगा, सही, तब आपको सेकंड ये ऐसे बेस्ड क्वेश्चन ओपन होंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको पहले से वर्ड का टेम्पलेट पे काम करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, कितना आपने लिखना है, ज्यादा तो नहीं लिखना, कम लिखना है, मार्क्स के लिहाज से लिखना होता है आपने, ओके, सॉल्व करना होता है। लेकिन अब हमारे लिए इट्स नॉट रेलेवेंट टू डिस्कस, सो वी टॉक अबाउट द मिनी सिनेरियो क्वेश्चन, राइट? अच्छा, ठीक है। लेकिन मिनी सिनेरियो का जो अटेम्प्ट करने का तरीका होगा वो उसी तरह ही होगा जैसे आपका पहले पार्ट में है, लेकिन यहाँ पे जरा थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ये लॉन्ग सिनेरियोज होंगे, अराउंड यू कैन से अराउंड 7 to 8 लाइंस और 10 लाइंस यू मे गेट द क्वेश्चन फॉर। सही। यहाँ पे कोई सवाल आपका? नहीं, ठीक है, समझ आ रही है। ठीक है, समझ आ रही है। अब हम आते हैं जरा थोड़ी सी जो मेन टेक्निक्स हैं इस पेपर के हवाले से उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा आपको एक कैलकुलेटर की भी मैं आपको बात बता दूं कि सीएमए ने हमें कुछ कैलकुलेटर्स अलाउड किए हैं, कुछ अलाउड नहीं है। जैसे सीएफए अलाउ करता है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का कैलकुलेटर PA2+, ठीक है। ये जो कैलकुलेटर है तकरीबन कोई मेरा ख्याल है $100 का है इस वक्त है। हाँ जी, एक्सपेंसिव कैलकुलेटर, ये प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होता है। आपको किसी दिन दिखाऊंगा मैं अपना कैलकुलेटर, जो है ये प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होता है, ये अलाउड है। इसके ऊपर आपकी एनपीवी INR वगैरह खुद ही कैलकुलेट हो जाती है। दूसरा कैलकुलेटर है जिसको बोलते हैं बेसिक कैलकुलेटर, जो आपका नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप वो भी लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये एक्सपेंसिव कैलकुलेटर है, ये पाकिस्तान से इजीली मिलते भी नहीं है, HP का कैलकुलेटर्स हैं और BA ये सारे अलाउड हैं। लेकिन आप अगर नॉर्मल कैलकुलेटर भी ले लेते हैं दैट इज आल्सो अलाउड। अच्छा, उसका जो मैनुअल होता है वो अलाउड नहीं है, जो उसके ऊपर कीज लिखी होती हैं, शॉर्टकट लिखे होते हैं कैलकुलेटर के, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक। उसके बाद वो बात कर रहा है कि जी आप अपने एग्जाम सेंटर में 1 घंटा पहले पहुंचे, यहाँ तक एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले पहुंचे, और ये बात बिल्कुल ठीक है बिकॉज़ दे हैव टू चेक योर आइडेंटिटी। आपने अपना स्नैक्स भी लेके जाने हैं, वहाँ पे स्नैक्स को रखना भी है, फिर आपके पास कंफर्टेबल क्लोथ्स होने चाहिए, यानी कि ये सारी बातें बिल्कुल सही कह रहा है जो टेस्ट सेंटर्स के हवाले से हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए डूज एंड डोंट्स, आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें फाइनल एग्जाम में जाने से पहले। फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है दैट शुड नॉट बी एक्सपायर्ड। आपका जो नाम है इट शुड मैच एग्जैक्टली व्हिच इज ऑन योर आईडी इन द रिकॉर्ड ऑफ द सीएमए। आपने सीएमए में नाम कुछ और दिया हुआ है और आपका आईडी के ऊपर नाम कुछ और है, आपको वहां पे एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। आपको ये भी हो सकता है अगर बहुत डिफरेंट आ गया नाम तो वो आपको बैठने की इजाजत नहीं देंगे, आइए प्रोमेट्रिक वाले वो तंग करेंगे। तो आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन पे मेक श्योर करना है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन सेम हो। ओके जी, अब ये सारी पॉलिसीज के बारे में बता रहा है, इसको बस छोड़ दें आप। हम आते हैं कि एग्जाम को पास कैसे करना है। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अच्छा, ओके, तो ये इस चीज को जरा ध्यान से आपने समझना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए वो ये है कि आपने थोरो रीडिंग करनी है फॉर द रिसोर्स व्हाट यू आर यूजिंग। ओके, ठीक है, लाइक ए क्लाइंट। अच्छा, आपके केस में मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ग्लाइम भी पढ़ो, आप बैकर्स भी पढ़ो, you have to choose one at a time। हाँ, अगर आप नॉलेज के लिए चाह रहे हो कि यार मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास और कोई कमिटमेंट नहीं है इस पढ़ाई के अलावा, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं सिर्फ ये है कि मैं बस पढ़ना चाह रहा हूँ, तो you can read, but the thing is that even though you study thoroughly the CMA book, the client book, so that should be sufficient to pass exam। अच्छा, okay? तो आपने एटलीस्ट 1 से 2 दफा
1 से 2 दफा अपनी बुक जरूर पढ़नी है, ठीक है। 1 से 2 दफा। सो अगर कोई विदाउट प्रैक्टिस सिर्फ रिसोर्सेज को तो 1 से 2 दफा पढ़ लेता है, उसके वो भी पास कर सकता है। पास कर सकते हैं, हाँ, इसलिए कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप हजारों क्वेश्चन करें। ये मैं नहीं कह सकता कि आपने 5000 क्वेश्चन कर दिए तो आई कांट गारंटी यू कि यार यू आर गोइंग टू, अगर वो 5000 क्वेश्चन सारे सेम नॉलेज के सेम चीज को अप्लाई कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। हमें ये फायदा हो सकता है, हाँ, इन 5000 में से हमने कुछ 100 क्वेश्चन ऐसे किए हो जो ये 5000 पे भारी हो, या 5000 के कॉन्सेप्ट को कवर कर, so that makes sense. So we are not going to waste our time to do so many questions, but we'll do the questions which are different. Okay. Second चीज है practice. Practice is very important. Practice and practice. आपने रीडिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, डिस्कशन को लिया, उसके बाद आपने अपने नॉलेज को अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है, जो तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये है कि आपका एग्जाम से एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले, 2 weeks before the exam, your revision should be completed, your reading and the practice should be completed. At least you have completed the syllabus at least 2 weeks before the exam. रीडिंग भी कर रही हो, प्रैक्टिस भी कर रही हो। अभी जो आखिरी 2 वीक्स हैं, इसके अंदर आपकी क्या चलेगी? रिवीजन चलेगी, डिटेल्ड रिवीजन चलेगी, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हैं? फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं, इसके अंदर आप मेन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, इसके अंदर आप मेन टॉप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सही। तो आपने, लेट्स सपोज मेरा एग्जाम है 6th of June को है, right? 6th of June 26 को है। So what I need to do, I need to finish my whole reading and practice before 2 weeks before the exam. Okay? जो आखिरी 2 हफ्ते में इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर आप मॉक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो है अपने प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं बैकर के ऊपर प्लान कर सकते हैं, वो जो आपके यूनिट वाइज हैं, ऐसे ही है। आपने टेस्ट बना के अपने आप को असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपने इससे 2 हफ्ते पहले आपने काम करना है, और इन 2 हफ्तों में आपने और कोई कमिटमेंट नहीं रखनी। ठीक है। No commitment in these 2 weeks, whether it is for some family gathering, whether it is for your some partying, whether it is for other things. I would recommend you can relax, but don't misuse these 2 weeks because these are very critical. ठीक है ना? जिसमें आपने, अच्छा, इसको भी इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि 1 वीक आप एक दफा पूरी रिवीजन करेंगे और दूसरे वीक में आप सेकेंड रिवीजन कर रहे होंगे। सो वीक 1, वीक 2 में सेकेंड वीक, यानी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम रिवीजन एंड दिस इज द सेकेंड टाइम रिवीजन यू आर डूइंग। सही। ओके। उसके बाद 5वीं इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, जहाँ पे आप स्टक हो जाते हो, अपने टीचर से, यानी कि मुझसे, अपने ट्रेनर से, अपने कोच से पूछो। जैसे आप जिम जाते हो, आप ट्रेनिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, वेट की ट्रेनिंग करते हो, तो आप क्या करते हो? आपको ट्रेनर की जरूरत होती है, ऐसे ही है। आप जहाँ पे फंस जाते हैं, आप ट्रेनर को कहते हो, जी सर प्लीज मुझे गाइड करें, डाइट प्लान बना के दें, ये करें, वो करें, मैंने ये मसल्स बनाने हैं इस टाइम तक। So what it is basically you need some direction, you need some guidance from the person who is already trained. Okay, so you have to ask the questions from the trainer itself. छठे नंबर पे रेगुलरली आपने अपनी चीज़ों को रिवाइज करना है। आप अभी जॉब नहीं कर रहे, you have plenty of time, you can revise it, what we have learned, what we have discussed, so you have to regularly revise it. Punctuality is important for passing the exam. ठीक है? तो ये जो आपकी 5-6 टिप्स हैं, because you are professional, you are already graduate, so you understand how to actually prepare for an exam because you have done the rehearsal earlier. So आपको इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से अंदाजा होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये जो सर्टिफिकेशन है, it is certification.
but It's not a actually degree. it's not a degree, but in the other sense it's a professional certification. जी जी ठीक है, ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, और ये जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है इट हैज अ वर्थ इन द वर्ल्ड. the professional world. इट्स अ प्रोफेशनल वर्ड. आप इसको लाइट नहीं ले सकते कि इट्स नॉट लाइक सर्टिफिकेशंस लाइक अदर सर्टिफिकेशंस कि आपने जैसे यार ये अच्छा जी मैंने कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा कर लिया जी, मैंने कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर मैंने ली. ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी कर ली है. इट्स नॉट लाइक दैट. So because why, you know, you have to pass the exam if you want to be a CMA member, you know, if you want to write down the CMA with your name. So these are the credentials. This is a gold standard certification actually for the management accounting. Now for this you have to pass the exam. There are 3 E's basically what we call this to become the CMA. You need to pass the exams. You need to pass the experience requirement of 2 years minimum. ठीक है, 2 years experience की requirement चाहिए. आपने दोनों parts को pass करना है, part 1 और part 2 को. और तीसरी important चीज़ है कि आपने ethics के साथ comply करना है. ठीक है, ये ethics आप पढ़ेंगे उसके अंदर जाके part 2 के अंदर कि जो management accounting के ethics है. तो इसके साथ साथ जब आप qualify कर लेते हैं, when you become a CMA member, so you have to also, you know, maintain your CPE hours. CPE hours का पता है आपको? Continuous Professional Experience Hours होते हैं, ये requirements होती है. हर professional body की ना अपनी members के लिए experience की requirement है कि हमें हर साल कम से कम 15 घंटों की training लेनी होती है. आपकी आवाज दूर होती जा रही है. आवाज आ रही है बात को? हाँ ठीक है. यानी कि सीपी की रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट. आईएमए ये कहता है कि आपको एटलीस्ट 15 घंटे की ट्रेनिंग पूरे साल में लेनी है अपनी मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो ये बाकी सर्टिफिकेशन में ऐसा नहीं होता कि आपके सीपी आवर्स. हाँ, एफएमवीए के अंदर आपने अपना देखा होगा कि उसकी भी एक सर्टिफिकेशन के लिए अगर आप अपने नाम के साथ ये मेंटेन करना चाहते हैं ना एफएमवीए या एफपीएनए, तो आपको उसके आवर्स को पूरा करना पड़ता है, अपने कंटिन्यूअस आवर्स पूरे करने पड़ते हैं हर यानी कि हर साल के अंदर. तो कहने का मतलब ये है कि आफ्टर क्वालिफाइंग यू हैव टू आल्सो लर्न एंड मेंटेन योर सीएमए डेजिग्नेशन. गॉट द पॉइंट? यहाँ तक आपको कोई सवाल है पूछना चाह रहे हैं पूछें. नहीं, सिंपल है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो बात की है, हमने तो एग्जाम की वेटेज की बात की, हमने बात की कि हमारा जो है वो हमने जो सीक्वेंस क्या होगा, मटेरियल ग्लाइन का यूज करेंगे, और इंशाल्लाह अगर आप ग्लाइन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लेते हैं तो आपको पास करने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह. ठीक है, सही. और अगर आप यूज करना चाहते हैं बैकर्स को तो आप उसको यूज कर सकते हैं. बट इनका मेन डिफरेंस क्या था ग्लाइम और बैकर का? ग्लाइम का मैंने आपको बताया था कि ग्लाइम इज वेरी टू द पॉइंट. इट्स शॉर्ट टू द पॉइंट एंड इट्स वेरी फोकस्ड. तो मतलब अगर कोई शुरू से बैकर, हॉक्स और विले, ये 3 और भी है ना आपके? जी जी, आई नो. यू नो द बैकर्स? जी, हॉक्स और दूसरा जो विले, वाइले उसको बोलते हैं. ठीक है, ये पब्लिशर्स हैं जो आपके अमेरिकन सर्टिफिकेशंस हैं ना, उनके ये पब्लिशर्स हैं. तो मेरे पास विले भी पड़ी हुई है. ठीक है, मेरे पास हॉक्स भी पड़ी हुई है, बैकर्स भी मैंने देखी हुई है. ठीक है, तो मतलब जिसने मतलब एसीसी नहीं किया हुआ, जो लाइक न्यू टू फाइनेंस है, वो क्लाइंट से पढ़ के उसको कोई इशू नहीं होना चाहिए? नहीं होना तो नहीं चाहिए. अगर वो ग्रेजुएट है ना, और मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो ग्रेजुएशन की है ना आपकी. जी जी, CMA करने के लिए, तो you don't face any problem by the way. But you know, while sometimes they go extra mile, Hawks also goes very extra mile. So मैं अपने स्टूडेंट को ग्लाइन ही रिकमेंड करता हूँ जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है. किस लिहाज से एक्स्ट्रा माइल? एक्स्ट्रा माइल मींस के एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं. कई दफा इट डजंट मेक सेंस. ठीक है ना, वही बात ग्लाइन में 2 लफ्जों में लिखी होती है, उन्होंने 2 पैराग्राफ्स में लिखी होगी. तो हमने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को भी देखना है. ठीक है, हमने तो कॉन्सेप्ट को देखना, चाहे आप ज्यादा पढ़ के समझ लो चाहे आप थोड़ा पढ़ के समझ लो. और दूसरा ये ट्रेनर पे डिपेंड करता है कि हाउ डज इट ही एक्सप्लेन टू यू.
सही। एक चीज को अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको, ट्रेनर क्या करेगा, वो एक चीज को बड़ी तूल दे देगा, और एक ट्रेनर है वो कहता नहीं यार आप जो है ना अप टू द पॉइंट रहो, जितनी रिक्वायरमेंट है जितना चीज पूछी जाएगी उतना ही आपने जवाब देना है। सही। आपको एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जितना आप एक्स्ट्रा, आप रिसर्च तो करोगे नहीं ना, आपने रिसर्च नहीं करनी, आपने पेपर को पास करना है, द पॉइंट। अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है ना कि हमने एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, और ऑब्वियसली यार जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप पास कर रहे हो ना, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो तुक्कों से तो नहीं है पास होगा पेपर। तो ये चीज का ख्याल करना है आपने। मेरा बस ये है कि मुझे ना थोड़ी सी मतलब देर से समझ आती है, स्लो अंडरस्टैंडिंग है। आपको जो मैंने लास्ट 2 क्लासेस ऑफर की थी तो उसमें आपको कुछ अपने फील हुआ था कि आपको स्लो समझ आ रही है? हाँ, मुझे वो अलाउंसेस वाला पार्ट था वो थोड़ा सा जो बाद में दोबारा स्टडी करना पड़ा था। लेकिन वो आप और बाकी जो स्टूडेंट है वो सेम लेवल पे थे। आप अपने आप को थोड़ा सा ये नहीं कह सकते। देखो एक याद रखना, आपका सिकंदर नाम है ना? हाँ है सिकंदर। देखो एक चीज याद रखो कि अपने आप को आप खुद अंडर एस्टिमेट ना करो, कि आप अपने आप को बार बार रियलाइज ये चीज ना कराया करो कि आपको स्लो समझ आती है, यू आर स्लो लर्नर। इट्स नॉट द केस। सो व्हाट आई डोंट फील कि यार यू आर द स्लो लर्नर, यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये चीज तो काफी सिंपल थी। जो टेक्निकल चीजें होती हैं थोड़ी सी टाइम ले लेती हैं। हाँ वो एक नॉर्मल चीज है, वो तो मैं भी आपकी जगह होगा तो वो तो मैं भी टाइम लूंगा। ओके तो हर एक का ना अपना एक मेंटल एप्टीट्यूड होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन बट डोंट रियलाइज योरसेल्फ के लाइक यू आर द स्लो लर्नर। इट्स नॉट द केस। सो आपने स्लो लर्नर देखे नहीं है, अभी आप मीट नहीं किया आपने, आप उन लोगों से, उन स्टूडेंट से नहीं मिले जो स्लो लर्नर्स होते हैं। अच्छा ठीक है, तो आई बिलीव के you are the normal student and you can understand the things if it is being explained to you very well. हाँ डिपेंड करता है कि आपको चीज समझाई कैसे जा रही है। अगर आपको एक चीज समझाई अच्छे तरीके से जा रही है तो शायद आपको मुश्किल चीज जल्दी समझ आ जाए। तो मैं इस चीज पे हूँ बेसिकली। ओके तो आपने इसको ओपन माइंडेड के तरीके, ओपन माइंडेडनेस के साथ पढ़ना है सीएमए को। वी आर नॉट गोइंग टू रश कि यार बस हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है, तो हमारी जान छूट जाए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी जो स्टडी यूनिट जो हमने देखना है, हमने डिसाइड किया था कि हमने कॉस्ट के एरिया से शुरू करना था। ठीक है, कहाँ से शुरू करना था? कॉस्ट के एरिया से। अच्छा ये देखो यहाँ पे ना ये 72% का उसने बताया हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है। 360 इज द 72%, तो ये उसने आपको बताया हुआ। अच्छा अब हम आते हैं जो हमारे स्टडी यूनिट्स हैं, देखें इसको जरा थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हर स्टडी यूनिट के अंदर क्या क्या हमारे कितने यानी कि हर सेक्शन के अंदर कि 15% फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर कितना है जी हमारे पास, बताएं 15% के अंदर क्या है? स्टडी यूनिट 6 यूनिट्स है स्टडी यूनिट। हाँ जी, तो इसके अंदर 6 स्टडी यूनिट बनाए हुए इसने ग्लाइम में। ओके ठीक, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हम आगे चलते हैं, तो हम बात करते हैं जो यहाँ पे आपका ये 7 तक है ना, 6 तक है, सॉरी 6 तक है। अच्छा अब हम आते हैं थोड़ा सा 7 पे चलते हैं। ओके ये स्टडी यूनिट 3 पे चलते हैं। 7 तो अपना वो स्टार्टर से कॉस्ट का, ये देखिए जी, ये हम आ गए 7 पे, राइट? कितने परसेंट है? कॉस्ट मैनेजमेंट का 15%। 15% है, ये कॉस्ट मैनेजमेंट है। इसके अंदर हमारे पास 5 स्टडी यूनिट्स हैं। आपको जो आखिरी 2 स्टडी यूनिट नजर आ रहे हैं ना, ये डिस्कशन बेस्ड है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो पहले 3 जो है वो मैथमेटिकल है, इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ये एक एक लेक्चर की मार है। स्टडी यूनिट 10 एंड 11 थ्योरी है, आसान से क्वेश्चन पूछता है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी, ये 11 तक हो गए। 7 to 11 जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट के। दिस विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट बाय द वे। वी स्टार्ट एज फ्रॉम स्टडी यूनिट 7 एज फॉर द ग्लाइड। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा जी, ऊपर थोड़ा सा और ऊपर, बस नीचे ये स्टडी यूनिट जो लिखे हैं इसके नीचे जो लिखा हुआ है, द स्टडी यूनिट डिस्कसेस द फाउंडेशनल मटेरियल यूज्ड इन मेनी एरियाज ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये बता रहा है कि बेस है
for the next study units. बेसिकली स्ट्रक्चर रियलाइज हो जाए ना तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, वो याद रहता है कि क्या पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, ये कॉस्ट का एरिया है। You will understand about the cost accounting in this section, ठीक है? सही। अच्छा, उसके बाद हम 7 to 11 के बाद हम 12 पे जाते हैं। 12 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है ना फिर हमारा स्टडी यूनिट जी। तो हम 12 पे जाते हैं। 12 ये आ गया। 12 के अंदर आप देखें फोरकास्टिंग, ये 12 चल रहा है। 12 के अंदर हमारे पास ये देखें फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस है, ठीक है? ये एक हमारा है, ये आपका ना स्टैट्स टाइप पोर्शन है थोड़ा सा। इसके अंदर हम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करेंगे, इसके अंदर हम लर्निंग कर्व थ्योरी की बात करेंगे, इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल एरिया है जिसको हम बोलते हैं पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजीज, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। जी, आपने कॉस्ट लीडरशिप ये पढ़ा होगा बीटी के अंदर, मैंने पढ़ी हुई है बीबीएम में भी। यस, तो ये लर्निंग कर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यूज ये आपके लिए नई चीज है। रिग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करेंगे। एक मल्टीपल रिग्रेशन होता है, एक सिंपल रिग्रेशन होता है, इसको हमें डिस्कस करना है। अच्छा, स्टडी यूनिट 12 तो ये है। 13 जो है कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी, इसमें कुछ थ्योरी आएगी दोबारा से, ठीक है? और इसके साथ साथ हम फिर बजट बनाना सीखेंगे स्टडी यूनिट 14 में, और हम मास्टर बजट बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है? तो 13, 14 और 12 ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। सिर्फ 3 स्टडी यूनिट्स हैं, देख रहे तो 3 है, लेकिन इसमें हमारा टाइम बहुत लग रहा होता है। ये देखिए सारा स्टैटिस्टिक्स है आपका, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है? ये आपकी यहाँ पे कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन, रिग्रेशन एनालिसिस की बात कर रहा है। फिर लर्निंग कर्व थ्योरी क्या होती है, इसमें से बहुत सारे सवाल पूछता है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होती हैं, इसके बारे में पूछ रहा है, ओके? फिर ये थ्योरी का पार्ट है, देखिए सारा विजन स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, और पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल आपने पढ़ा होगा। स्वॉट एनालिसिस काफी तो रटा हुआ है वैसे ही, ठीक है? ये आपको मेरे ख्याल में बीएस में भी पूछता होगा। ग्रॉस मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपका सॉरी बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है, ये शायद आपने ना पढ़ा हो, लेकिन यहाँ बीसीजी मैट्रिक्स हाँ जी पढ़ा हुआ, काफी दफा पढ़ लिया। गुड। उसके बाद आपकी ये बात करता है जी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, एनालिसिस, चॉइस और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? इसकी बात कर रहा है। और ये आपका देखें, ये मास्टर बजट आ गया, बजटिंग की टाइप्स आ गई, बजट कैसे बनते हैं, रोल क्या होता है बजट्स का, सारी बात कर रहा है। थ्योरी भी है और कंप्यूटेशन भी है इसके अंदर, सही, गुड। सो ये 13 14 हमारे पास 14 जो है ये सारे बजट्स बना रहे हैं आपसे। फिर आप कैश बजट क्या होता है, प्रोडक्शन बजट क्या होता है, सीजीएस क्या होता है बजट, ठीक है? ये सारी बात यहाँ पे कर रहा है। कैश बजट वगैरह आपने उसमें पढ़ा भी होगा। अब ये देखिए, ये एरिया है हमारा किसका, स्टडी यूनिट 15 कॉस्ट एंड वेरिएंसेस। तो ये हमारे पास 2 स्टडी यूनिट है, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बात आ जाती है। अच्छा, कॉस्ट एंड वेरिएंसेस एंड रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। जैसे आपको याद होगा आरओआई, आरआई होता है, आरआई होता है, आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है? रेजिडुअल इनकम क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। ट्रांसफर प्राइसिंग का एरिया आएगा इसके अंदर। तो ये वेरिएंसेस का एरिया 20% इसने यहाँ पे डाला हुआ है। पहले बजटिंग का हिस्सा था, लेकिन अब ये वेरिएंसेस अलग से उसने कर दिया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसका हम सेक्शन बोलते हैं। इसमें भी 2 स्टडी यूनिट है जो इसमें बनाया हुआ है। अच्छा, ये आपने बेसिक वेरिएंसेस पढ़ा है, यहाँ पे एडवांस वेरिएंसेस हैं जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है? ये एडवांस, बेसिक से एडवांस में लेके जा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास जो और स्टडी यूनिट्स हैं 15 16, ये लेबर बजट, लेबर वेरिएंसेस और मटेरियल वेरिएंसेस, ये सारे कैलकुलेट करवा रहा है। उसके बाद हम आते हैं इस एरिया पर, ये हमारा स्टडी यूनिट 16। स्टडी यूनिट 16 के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये आपको है सिर्फ 2 स्टडी यूनिट, लेकिन लंबे हैं। ये एरिया इंटरनल कंट्रोल्स का, ऑडिट का एरिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे और इंटरनल कंट्रोल्स की बात करेंगे। यानी कि ये ऑडिट का एरिया आप कह सकते हैं इसको, इसका 15% वेटेज है, ओके? उसके बाद हमारे आखिरी 2 जो स्टडी यूनिट हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बिग डाटा एनालिटिक्स और वो जो आपके ग्राफ चार्ट्स वगैरह, किस कौन से एसक्यूएल वगैरह, हाँ जी, डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। दैट विल बी लाइक अ पीनट फॉर यू, बिकॉज अगर आपने एफएम में ये किया हुआ तो यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।
So like it's study unit 19 and 20 is more about IT, IS system क्या होते हैं, ERP system क्या होता है, ठीक है, Makes डेटा sense के एनालिटिक्स क्या होता है। makes sense के last review रखा है आपने। हाँ जी, अब ये सारा आपका ये देखें, ये इस तरह की MIS सिस्टम और ये सारी चीज़ें, तो ये हमारा आज मैंने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि हमने कवर क्या करना है, हमने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। और हमारे पास जो क्लास के डेज हैं, जैसे मैंने आपसे एग्री किया था, alternate days हैं, like we have class today on Monday, then we'll get day off tomorrow, Tuesday, and then we'll have class on Wednesday, then we get an off on Thursday, and then we have 2 simultaneous classes, one is on Friday and the other one is on Saturday, right? ठीक है, फिर संडे को ऑफ करके मंडे संडे को को दोबारा ऑफ है, फिर मंडे को, ताकि आपका ब्रेक हो और आप उसमें रिवाइज कर सकें। सही है। तो मेरी आपकी अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी परसों में। आज मैंने स्टार्ट करना था, लेकिन हमारी इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लग गया कि मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सका, बट विल स्टार्ट इंशाल्लाह ताला। हमारी क्लास कितने देर की हुआ करेगी? हमारी क्लास हुआ करेगी घंटे की अभी फिलहाल इस महीने तक, ठीक है, अच्छा। क्योंकि मेरे पास जो बाकी है ना वो भी खत्म हो जाएगा ना, तो CMA का वो है कोर्स, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो मेरे पास भी ना एक BS ऑनर्स के स्टूडेंट आए हैं पढ़ने के लिए ऑनलाइन, वो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्डन है, कुवैत के अंदर यूनिवर्सिटी है। अच्छा। तो वो स्टूडेंट आ गए पढ़ने के लिए, एक दो स्टूडेंट्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये है कि जो ही हमारा ये 15-20 अप्रैल तक चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, तो फिर मैं आपको टाइम 1 आवर से ज़्यादा कर दूँगा, आपके जो ठीक है, sounds good। क्या कहते हैं जो क्लास का टाइम है वो फिर बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। ओके ओके। तो आपने अगर कोई प्रॉब्लम हो आपने मेरे से पूछना है, जो होमवर्क मैं दूँ आई एक्सपेक्ट कि यू विल कंप्लीट इट, एंड अगर आपकी कोई कमिटमेंट आ जाए प्लीज़, तो आप मुझे टाइमली इन्फॉर्म कर देना, एटलीस्ट an hour or 2 before the like our class। तो ये होता ही है कि अगर आपकी एक क्लास सेशन मिस हो गया तो देन आई कैन गिव यू an alternative day to have the like discussion। for example अगर आप जो है एक दिन आपके तो बीच में वैसे गैप आ रहा है ना, तो अगर आप वो उसमें नहीं आते, आप परसों आ जाते, परसों भी नहीं आते, फिर हमें कैचअप करना पड़ेगा, वो एक प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली रखनी पड़ेगी। हाँ जी, लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन डू द कैचअप, डोंट यू वरी, ठीक है। लेकिन आपने ये है कि रेगुलर लेना है और कोई चीज़ कोई क्लास मिस नहीं करनी। तो ये है कि साथ चीज़ों को करें, प्रैक्टिस करें और एक ओपन माइंडेडनेस के साथ इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करें। इट्स नॉट अ बिग डील, यू जस्ट नीड अ कमिटमेंट, ठीक है, डेडिकेटेड आपके पास टाइम हो पढ़ने के लिए, तो आप इसको करें। और हाँ, इसको ये एक्सपेक्ट ना करें कि दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ अर्निंग इन पाकिस्तान, इट्स नॉट अ केस। सो यू हैव इंटरनेशनल वर्क एंड इट्स अ इंटरनेशनल US सर्टिफिकेशन, सो यू हैव टू have some skills to understand it, and you need to understand how to apply that one in the real life। तो ये चीज़ का ख्याल करना आपने, ओके जी। चलें, इंशाल्लाह होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा। परसों इंशाल्लाह आपने ये काम करना है कि जो स्टडी यूनिट 7 है उसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू करके आना है। स्टडी यूनिट 7, ओके, ठीक है, स्टडी यूनिट 7 और इससे ऑनवर्ड आप जितना भी पढ़ सकते हो, यानी कि स्टडी यूनिट 7 को जितना भी पढ़ सकते हो पूरा कर सकते हो, पूरा एक दफ़ा रीडिंग ज़रूर कर लेना। आपके पास कल का दिन है, आप उसको पढ़ के आएंगे, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बात ज़्यादा समझ आएगी इंशाल्लाह। ओके, ठीक है, अपना ख्याल रखें। आपकी इंशाल्लाह बुक्स आ जाएंगी हार्ड कॉपी में, और वो मैं आपको बता दूंगा, अगर हो सके तो आप मिलना चाहो तो मेरे से मिल भी सकते हो, खुद करेक्ट कर जाओ, अदरवाइज इट कैन कम ऑन एट योर डोरस्टेप इंशाल्लाह। So whatever it is convenient, we'll see. Okay. Allah Hafiz. Thank you।